अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हम केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड है लीजिंग डिसीजन के साथ। यानी कि आप जो लीजिंग फाइनेंशियल डिसीजन है वो कैसे लेते हो, आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत जो है वो होती है। तो देखो, जो लीजिंग डिसीजन होता है वो कई सारे यहाँ पर फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि हम फैक्टर्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन जो टैक्स शील्ड है, टैक्स शील्ड ऑन रीज रेंटल और लूजिंग ऑफ स्क्रैप वैल्यू एट द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं। ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिनको हमें यहाँ पर कंसीडर जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो मान के चलो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है वो कितनी है यहाँ पर 50 लाख रुपए, कितनी हमारी यहाँ पर 50 लाख रुपए, और यूजफुल लाइफ कितनी यहाँ पर 5 साल है। और डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग क्या है, वो है पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट है 12%। और लीज रेंटल हमारा कितना है यहाँ पर 1,18,00,000 रुपए, 18 लाख रुपए हमारा एक साल का है, और टैक्स रेट कितना है 25%। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को कंसीडर करके हमें डिसीजन लेना है कि हमें इस एसेट को लीज पे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज आपको देखना है कि हमें सस्ती क्या पड़ रही है, एसेट को परचेज करना सस्ता पड़ रहा है या फिर लीज पे लेना सस्ता पड़ रहा है। तो अगर आप परचेज करते हो तो 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आती है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि लीजिंग की कॉस्ट यहाँ पर कितनी आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट्स और नुकसान दोनों यहाँ पर देखने पड़ेंगे। देखो, अगर आप एसेट को परचेज करते हो तो आप डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लेम कर सकते थे। जैसे डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए कॉस्ट है, 5 सालों की यूजफुल लाइफ है, यानी कि एक साल में कितने डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है, 10 लाख रुपए। और स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब आपको पता है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। ठीक है, अब तो एक चीज आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो बेसिकली एक तरह का एक्सपेंस होता है, यानी कि आप जो है उसको अपने रेवेन्यू में से माइनस कर सकते हो, यानी कि आपको इसके ऊपर टैक्स एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के अगर मान के चलो आपका जो रेवेन्यू है डेप्रिसिएशन पहले वो 1 लाख रुपए है, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा 10% के हिसाब से 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। पर मान के चलो आपके एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था, वो था हमारा यहाँ पर 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। तो अब आपकी जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर 1 लाख, सॉरी यहाँ पर 20,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन था। तो अब आपका डेप्रिसिएशन यहाँ टोटल इनकम कितनी आएगी, 80,000 रुपए। अब आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 8,000 रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा। यानी कि डेप्रिसिएशन की वजह से आपको 2,000 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिल चुका है, यानी कि 2,000 टैक्स जो है वो आपको कम यहाँ पर पे जो है वो करना पड़ा है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन अगर 10 लाख रुपए है तो आपको 2.5 लाख रुपए यहाँ पर टैक्स जो है वो आपका सेव हो जाता है। 2.5 लाख रुपए आपका यहाँ पर टैक्स जो है वो सेव हो जाता है। कैसे कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन का 25% यहाँ पर कैलकुलेट कर। ठीक है, तो 2.5% हमारा 2.5 लाख रुपए आपका जो है टैक्स बेनिफिट आपको मिलता अगर आप एसेट को यहाँ पर परचेज जो है वो करते। तो ये तो एडवांटेज थी किसकी, अगर आप एसेट को परचेज करते हो। उसके बाद देखो, अगर आप लीज पे लेते हो तो लीज की जो पेमेंट है वो कितनी है, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। और टैक्स शील्ड जो आपको लीज रेंटल पेमेंट पे मिलती है वो कितनी मिलती है, 4.5 लाख रुपीज, 4.5 लाख। कैसे, तो देखो लीज रेंटल को आप एक एक्सपेंस यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो, लीज रेंटल को आप एक एक्सपेंस यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो। जैसे अगर आप 18 लाख रुपए यहाँ पर पे करते हो तो 18 लाख का 25% अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करो तो आपका जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है, 4.5 लाख। क्योंकि अब ये एक एक्सपेंस है, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, तो ये आपके पैसे जो है वो बच जाएंगे, ये आपका टैक्स जो है वो बच जाएगा। अगर आप लीज पे लेते हो तो 4.5 लाख रुपीज आपके यहाँ पर बच जाते, 4.5 लाख रुपीज आपके यहाँ पर बच जाते। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कैश फ्लो इफेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि 5 साल आपका कैश फ्लो क्या रहेगा लीजिंग के अंदर, तो देखो 18 लाख रुपए आपको लीज रेंटल यहाँ पर पे करना है, जिसमें से 4.5 लाख जो है वो आपके बच जाएंगे। तो 18 लाख में से अगर हम 18 लाख में से 4,50,000 माइनस कर दें तो ये कितना बनता है यहाँ पर 13,50,000 रुपए, 13,50,000 रुपए। ठीक है, तो आपको जो एक्चुअली में पेमेंट करनी पड़ेगी वो 13,50,000 रुपए करनी पड़ेगी। पर एक चीज और ध्यान दो कि अगर आप लीज पे लेते हो तो ये जो डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर गवा देते हो, यानी कि आपको हर साल 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे जो है वो नुकसान देखने को मिलेगा, 2.5 लाख रुपए का नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर इसमें प्लस कर दोगे कितना, 2.5 लाख रुपए आप यहाँ पर प्लस जो है वो कर दोगे, यानी कि आपका जो कैश फ्लो हुआ वो कितना हुआ, 16 लाख रुपए का। देखो ये कैसे आया 16 लाख, तो देखो अगर आप जो लीज पेमेंट है वो कितनी कर रहे हो, 18 लाख रुपए कर रहे हो। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन पे आपको नुकसान हो रहा है लीज की वजह से वो 2.5 लाख रुपए का है, और जो फायदा हो रहा है लीज पे वो 4.5 लाख रुपए का है। तो अगर आप यहाँ पर फायदे में से नुकसान को माइनस करोगे तो एक्चुअली में आपको फायदा कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है वो होगा।
तो आप इसलिए 2 लाख रुपए यहाँ पर माइनस करोगे और आपका जो एक्चुअल में कैश फ्लो होगा वो 16 लाख रुपीज यहाँ पर होगा। अब ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि आप यहाँ पर आप दो मेथड का यूज करके डिसीजन लोगे कि आपको यहाँ पर लीजिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जो पहला है हमारा अप्लाइंग एनपीवी मेथड, तो एनपीवी मेथड के अंदर हम यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे इन कैश फ्लोज की। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि जो कैश फ्लो हो रहा है पहले साल 16 लाख रुपए, दूसरे साल 16 लाख रुपए, तीसरे साल फिर से 16 लाख रुपए, इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करनी आती है, तो इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस आई की पावर एन। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है, तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो ये आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 16 लाख को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 14,54,400 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में अगर आप टोटल निकालोगे तो इन सभी कैश फ्लोज की जो टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी हो रही है यहाँ पर 60,06,400। ठीक है, तो लगभग हमारी यहाँ पर 60 लाख के अराउंड यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो अब देखो, अगर आप एसेट को बाय करते हो, अगर आप एसेट को बाय करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर 5 लाख रुपए। और अगर आप एसेट को लीज पे लेते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पर 60,62,400। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 10,62,400 जो है वो ज्यादा कॉस्ट जो है वो पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो डिसीजन रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें एसेट को परचेज करना चाहिए, क्योंकि लीज पे लेने से आपको एसेट जो है वो 10 लाख रुपए से यहाँ पर महंगी जो है वो पड़ रही। तो आपका डिसीजन क्या होगा कि आपको एसेट को जो है वो परचेज करना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन भी होती है, एक हमारी यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन भी दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड क्या है, अप्लाई इक्विवेलेंट लोन अमाउंट मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ लीजिंग को एक लोन अमाउंट के इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि जो कॉस्ट आई है लीजिंग की उतने का हमने एक तरीके का लोन जो है वो ले लिया है। जैसे यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आ रही है, 60,62,400 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये बेसिकली क्या हुआ कि हमने 60,62,400 के इक्वल यहाँ पर एक तरह का लोन ले लिया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एसेट को बाय करोगे, अगर आप यहाँ पर एसेट को बाय करोगे तो आपको जो लोन लेना पड़ता वो कितने का लेना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए का। पर अगर आप लीज पे लोगे तो आपको जो लोन है वो 60,62,400 का लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको महंगा पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डिसीजन लोगे कि हमें यहाँ पर लीजिंग नहीं बल्कि एसेट को बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी जो कि रिलेटेड थी लीजिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ। ठीक है, तो जब आप लीजिंग का डिसीजन ले रहे होगे कि किसी एसेट को आपको लीज पे लेना है या फिर उसे बाय करना है, तो जो बेनिफिट्स हैं और जो नुकसान है उसको आपस में कंपेयर करके जो नेट कैश फ्लो आपका लीजिंग के अंदर होगा वो कैलकुलेट करोगे। फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे और उसको कैलकुलेट करोगे आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मशीन के ऊपर, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है। और अगर लीजिंग की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप लीजिंग नहीं करोगे, अगर लीजिंग की कॉस्ट कम आ रही है तो आप यहाँ पर लीजिंग जो है वो कर लोगे। ठीक है,